हेलो दोस्तों। मैं हूं राजेंद्र जायसवाल। आप सभी को नमस्कार। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, जब भी आप सभी इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे फ्रिक्शन चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, जो कि 1 से लेकर 7 तक थे। और आज हम लोग उसी चैप्टर से रिलेटेड आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन 8 स्टार्ट करते हैं। इसमें बोला जा रहा है, एक पिंड को किसी तल पर खींचने का प्रयास किया जा रहा है। सीमांत घर्षण की स्थिति में पिंड पर तल की अभिलंब प्रतिक्रिया 6 न्यूटन तथा सीमांत घर्षण बल 6√3 न्यूटन है। तल का स्थैतिक घर्षण गुणांक और स्थैतिक घर्षण कोण जो है ज्ञात करना है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, तो यहाँ पर जो गिवन डेटा है, गिवन डेटा उसमें क्या क्या दिया है। अभिलंब प्रतिक्रिया बल है। तो गाइस, जो पिंड रखा जाएगा, पिंड को जब हम लोग रखेंगे तल पर, तो यह तल इस पिंड पर एक ऊपर की ओर अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगाता है, जो कि आर से मेंशन किया गया यहाँ पे। और जो घर्षण बल लगेगा, वो घर्षण बल यहाँ पे दिया गया है एफ एस इक्वल टू 6√3 न्यूटन। अभिलंब प्रतिक्रिया बल की भी वैल्यू गिवन है 6 न्यूटन। और यहाँ पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन इस साइड क्यों लिया गया है, क्योंकि ब्लॉक जो है इस साइड खींचने का प्रयास किया जा रहा होगा। ठीक है, जिधर खींचने का प्रयास किया जाएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, फ्रिक्शन वर्क करेगा। तो हम सभी को पता है, सीमांत घर्षण के नियम से जो सीमांत स्थैतिक घर्षण बल होता है, उसकी वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू म्यू एस इंटू आर होती है। तो स्थैतिक घर्षण बल जो है वो कितना लग सकता है, अधिकतम कितना लगेगा, एफ एस इक्वल टू म्यू एस इंटू आर। यहाँ से म्यू एस की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। म्यू एस इक्वल टू एफ एस अपान आर, एंड एफ एस की वैल्यू गिवन है 6√3 न्यूटन। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 6√3, एंड आर इक्वल टू गिवन है 6 न्यूटन। 6 कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पर √3 ये बच जाएगा, जो कि स्थैतिक घर्षण गुणांक है। तो ये एक आंसर हमारा आ चुका है। इसके बाद गाइस, यहाँ पर स्थैतिक घर्षण कोण भी पूछा जा रहा है। तो स्थैतिक घर्षण कोण क्या होता है, हम सभी को पता है। वी नो दैट वी नो दैट relation between coefficient of static friction and angle of friction, मतलब घर्षण गुणांक और घर्षण कोण में एक संबंध होता है, जो कि ये है म्यू एस इक्वल टू tan थीटा एस। म्यू एस क्या है, यहाँ पर स्थैतिक घर्षण गुणांक है, जिसकी वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं। और थीटा एस घर्षण कोण है। तो म्यू एस की वैल्यू को √3 यहाँ पर पुट कर दिया जाएगा। ये √3 हो गया। और tan थीटा एस यहाँ पर लिख लेंगे, tan थीटा एस। अब √3 किसके इक्वल होता है, √3 जो है tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो √3 के प्लेस पर tan 60 डिग्री लिख दिया गया, और यहाँ पर tan थीटा एस ऑलरेडी है। दोनों साइड से tan क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो थीटा एस इक्वल टू कितना आ गया, थीटा एस इक्वल टू 60 डिग्री। थीटा एस की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। तो इसके बाद आते हैं सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9।
यहाँ पर बोला जा रहा है 2 किलोग्राम का एक पिंड एक क्षैतिज पर रखा है जिसका स्थैतिक घर्षण गुणांक 0.2 है। गुटके में गति प्रारंभ करने के लिए कितने न्यूटन बल की आवश्यकता होगी? गति उत्पन्न होने के पश्चात गुटके पर यदि यही बल लगता रहे तो गुटके का त्वरण क्या होगा? तो इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ पर गिवन है। तो 2 किलोग्राम मास का क्षैतिज क्षैतिज पर रखा गया है 2 किलोग्राम मास। तो यहाँ पे कर देते हैं 2 किलोग्राम मास को हम लोग ऐसे पुट कर देते हैं इस क्षैतिज सतह पर। और स्थैतिक घर्षण गुणांक यहाँ गिवन है। म्यू एस की वैल्यू जो है 0.2 है। और जो द्रव्यमान है पिंड का m इक्वल टू 2 kg है। गुटके में गति प्रारंभ करने के लिए कितने न्यूटन की आवश्यकता होगी? तो गाइस जो अगर कोई गुटका रखा गया है, कोई द्रव्यमान रखा गया है, तो उसका वेट नीचे की ओर mg वर्ग करता है और उस पर रिएक्शन ऊपर की ओर एक्ट करेगा। अब अगर इस गुटके को हम लोग इस साइड खींचने का प्रयास करें, इधर कोई बल लगाकर इसको खींचें, तो कितने बल की आवश्यकता होगी कि ये गुटका जो है गतिमान अवस्था में आ जाए? तो गति कराने के लिए कम से कम कितने फोर्स की आवश्यकता होती है, वह सीमांत घर्षण बल से पता चलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सीमांत स्थैतिक घर्षण बल एफएस की वैल्यू निकालेंगे। एफएस की वैल्यू कितना हो जाएगा, म्यू एस इंटू आर। और यहाँ पे आर को भी क्या लिखा जा सकता है, एम जी। म्यू एस की वैल्यू है 0.2, एम इक्वल टू 2 गिवन है, एंड जी की वैल्यू यहाँ पर 10 ले लेते हैं। तो 2 2 जा 4 इंटू 10 40 और 1 पॉइंट पर डेसिमल लग गया, तो 4 न्यूटन आ गया। 4 न्यूटन का स्थैतिक घर्षण बल यहाँ पर वर्क कर रहा है। तो कितना न्यूनतम, यहाँ पे पूछा जा रहा था कितने न्यूनतम बल की आवश्यकता, कितने न्यूटन बल की आवश्यकता होगी? तो कम से कम 4 न्यूटन का बल चाहिए होगा। ठीक है, क्योंकि स्थैतिक घर्षण बल की ही वैल्यू इतनी आ रही है। अगर इससे कम वैल्यू हम लोग लगाएंगे, अगर F की वैल्यू इस घर्षण बल से कम होगी तो गुटका गति नहीं करेगा। तो इसको गति अवस्था में लाने के लिए F की वैल्यू या तो ग्रेटर होनी चाहिए Fs से, या इसके इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे आंसर क्या लिखा जाएगा, अतः आवश्यक बल, गति के लिए जो आवश्यक बल हो जाएगा उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4 न्यूटन। एक इसके बाद कहा जा रहा है गति होने के पश्चात गुटके पर यदि यही बल लगता रहे तो गुटके पर क्या त्वरण होगा? तो सबसे पहली बात, अभी तक गुटका क्या था, रुका हुआ था। अब अगर 4 न्यूटन का बल लगा दिया जाए तो गुटका क्या होगा, गति अवस्था में आ जाएगा। तो गति अवस्था में आने के बाद उसमें कितना गतिक घर्षण लगेगा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो गतिक घर्षण बल F के बराबर म्यू के इंटू आर हो जाएगा। यहाँ पे म्यू के इंटू आर के प्लेस पर एम जी। इसको सॉल्व करेंगे, म्यू के की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, गतिक घर्षण गुणांक 0.1, एम की वैल्यू 2 है और जी की वैल्यू 10 ले लेंगे। सॉल्व करने पर आ जाएगा 2 न्यूटन। तो गाइस यहाँ पर स्थैतिक बल जो है, स्थैतिक घर्षण बल की वैल्यू 4 न्यूटन आ रही है और गतिक घर्षण बल की वैल्यू 2 न्यूटन आ रही है। तो यह देखा जाएगा कि पिंड पर परिणामी कितना लग रहा है। ठीक है, अतः
अतः पिंड या गुटका कह लो, पिंड को यहाँ गुटका बोला जा रहा है। अतः गुटके का त्वरण, जो त्वरण निकालेंगे तो त्वरण इक्वल टू क्या हो जाएगा, परिणामी बल अपान गुटके का क्या हो जाएगा, द्रव्यमान। तो परिणामी बल कितना हो जाएगा, ये स्थैतिक घर्षण बल 4 न्यूटन माइनस गतिक घर्षण 2 न्यूटन अपान द्रव्यमान जो है 2 किलोग्राम है। तो सॉल्व करेंगे, 2/2 इक्वल टू 1, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 10। 4 किलोग्राम का एक पिंड एक मेज पर रखा है। मेज व पिंड के बीच स्थैतिक व यहाँ पर स्थैतिक व रहेगा, स्थैतिक व गतिक घर्षण गुणांक क्रमशः 0.6 और 0.4 है। पिंड को चलाने के लिए कितना न्यूनतम बल आवश्यक है। यदि पिंड चलने लगे तो उस पर इतना ही बल आरोपित रहे उस पर इतना ही बल आरोपित रहे तो पिंड का त्वरण क्या होगा। ये भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। तो यहाँ पर इस बार मास जो है 4 kg गिवन है, स्थैतिक घर्षण गुणांक की वैल्यू 0.6 है और गतिक घर्षण गुणांक की वैल्यू 0.4 है। स्थैतिक घर्षण गुणांक की वैल्यू हमेशा ही गतिक घर्षण गुणांक से ज्यादा रहेगी। ठीक, तो यहाँ पर पिंड को चलाने के लिए आवश्यक बल बताना है। तो अभी जैसा कि बताया मैंने, पिंड को चलाने या गति कराने के लिए, चलाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल, कम से कम जो फोर्स की जरूरत होगी वो स्थैतिक घर्षण बल के बराबर होनी चाहिए। इतना तो कम से कम होना ही चाहिए। अगर इससे ज्यादा वैल्यू हम लोग अप्लाई करती है तभी पिंड क्या हो जाएगा, गति करने लगेगा। तो म्यू एस इक्वल टू 0.6 पुट कर देते हैं, एम इक्वल टू यहाँ पर 4 हो जाएगा, जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 24 न्यूटन। ठीक, यदि पिंड चलने लगे, अब अगर पिंड गतिमान अवस्था में आ गया है तो गति अवस्था में कौन सा बल लगेगा, गति अवस्था में क्या निकाला जाएगा, गतिक घर्षण बल। ठीक है, जब तक पिंड स्थिर रहेगा तो स्थैतिक घर्षण बल, और अगर गति अवस्था में आ गया तो गतिक घर्षण बल। यहाँ पे क्या करेंगे, एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू आर हो जाता है, और म्यू के आर इक्वल टू एम जी पुट कर देना है। म्यू के की वैल्यू गाइस गिवन है 0.4, एम इक्वल टू अगेन 4 ले लेंगे और जी की वैल्यू 10। सॉल्व कर लेंगे इसे, 4 4 जा 16 इंटू 10, तो ये आ जाएगा 16 न्यूटन। ये आ गया हमारा गतिक घर्षण बल। तो जो परिणामी बल लगेगा, स्थैतिक घर्षण बल और गतिक घर्षण बल का डिफरेंस होगा। तो त्वरण हम लोग F इक्वल टू एम में से निकाल लेंगे। ठीक है, तो पिंड का त्वरण A बराबर पिंड पर कार्यरत परिणामी बल अपान पिंड का द्रव्यमान, जो रिजल्टेंट फोर्स है अपान मास। तो परिणामी बल क्या हो जाएगा, 24
-16 द्रव्यमान 4 kg। तो 24 - 16 8/4 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर कहा जा रहा है ए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ 5 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉडी मूविंग विथ स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड and its speed is increased to the 4 मीटर पर सेकेंड, then find the force of friction। जैसे 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जो है कोई ऑब्जेक्ट क्या था, वो गतिमान था, ठीक है, मूविंग स्टेट में था, और इस पर 5 न्यूटन का घर्षण बल, अगर ये इधर गतिमान है तो घर्षण बल इधर लग रहा होगा, और वो कौन सा घर्षण बल है? ये गतिक घर्षण बल होगा, क्योंकि पिंड क्या है? गति अवस्था में है। तो दोस्तों यहाँ कह रहा है जब उसका वेग बढ़कर 4 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, स्पीड बढ़ जा रही है, तो कितना घर्षण बल हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन में यह समझना है कि पिंड हमारा पहले से गतिमान अवस्था में बना हुआ है, जो कि जो है पहले से क्या है? गति कर रहा है। तो इसमें स्पीड के बढ़ा देने पर भी इसके घर्षण बल, इसके गतिक घर्षण बल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो घर्षण बल पहले लग रहा था, गतिक घर्षण बल, वह अब भी लगेगा। ठीक है, हम लोग इसका ग्राफ भी पढ़े हुए हैं। जो घर्षण होता है, पहले क्या होता है, अगर कोई बॉडी जो है इस रुकी हुई है, तो जैसे जैसे हम लोग बाहर से फोर्स लगाते हैं, वैसे वैसे घर्षण बल भी क्या हो जाता है? बढ़ता जाता है, और एक मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करके फिर वो क्या हो जाता है? गति करने लगता है, और उस दौरान उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है। तो यही क्या है? म्यू के है। और यहाँ तक मैक्सिमम वैल्यू तक जो होता है, वो म्यू एस होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का आंसर जो आ जाएगा, जो घर्षण बल होगा, स्पीड अगर बढ़ा भी दिया जा रहा है, तो भी जो गतिक घर्षण बल की वैल्यू है, वो कितना होगा? 5 न्यूटन ही होगा, क्योंकि वस्तु क्या है? 2 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऑलरेडी गतिमान है। ठीक है,